हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये घटना सार आपकी बुक है। यहाँ पर 3 टॉपिक आपके दिए हैं। 2023 में जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं सब कुछ आज यहाँ पर कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आप देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दूसरा है ये, पहला ये टॉपिक हम करवाएंगे। दूसरा करवाएंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा, डिफेंस आपका करवाएंगे। तीनों में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं सब आज आपका कवर होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो क्रॉनिकल का हमारा पार्ट 4 का टेस्ट हुआ था उसका रैंक, जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनका रैंक हम अभी लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, इसके बाद सब उनका जिनका जो टेस्ट में अच्छे रैंक लाए हैं, मतलब जितने भी लोग किए थे सबका हम रैंक लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की। ये देखिए, ये आपका पहला टॉपिक था। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला शुरू की। कहाँ शुरू की ये भी पता होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में, याद रखिएगा कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में चीन ने दिसंबर 2023 में 2400 मीटर गहरी, सोचिए कितनी गहरी है, 2400 मीटर गहरी, 1.5 मील, ठीक है, भौतिक प्रयोगशाला को शुरू किया। तो याद रखिएगा, भौतिकी प्रयोगशाला को शुरू किया। कहाँ पर? सिचुआन प्रांत में। किसने शुरू किया? चीन ने। पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला, मतलब ये पृथ्वी है, इसका सरफेस है, इसके नीचे 2400 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, DURF, डीप अंडरग्राउंड और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी, लियांगशान सी ऑटोनोमस प्रांत में जिनपिंग माउंटेन के नीचे स्थित है। किसके नीचे है? जिनपिंग माउंटेन के नीचे स्थित है। यह लैब इटली के ग्रीन सैसो नेशनल लेबोरेटरी, याद रखिएगा, यह इटली का ग्रीन सैसो नेशनल लेबोरेटरी है, उससे लगभग 2 गुनी बड़ी है। ठीक है, मतलब 2 गुनी बड़ी है। ग्रीन पूछ सकता है इटली का कौन सा लैब है? ग्रीन सैसो नेशनल लेबोरेटरी। अब इसका काम क्या है? ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर, याद रखिएगा, डार्क मैटर के बारे में अध्ययन करने हेतु प्रयोगशाला को बनाया गया है। ठीक है, तो किसके? डार्क मैटर के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला बनाया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ, याद रखिए, समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार चीन धरती के नीचे प्रयोगशाला में काम कर रहा है। उसका नाम जिनपिंग लैब, ठीक है, जैसे इटली का लैब का नाम है ग्रीन सैसो नेशनल लैबोरेटरी, अब इसका नाम है जिनपिंग लैब है, इसका नाम जिनपिंग लैब रखा जाएगा। तो इसमें ये वाले टॉपिक में चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी शुरू की, इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो जितने हमने बुलेट पॉइंट्स किए हैं कलर में वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस सिन्हुआ समाचार पत्र के अनुसार, और कहाँ पे? सिचुआन प्रांत में। ठीक है, सिचुआन ये भी पूछ सकता है किस प्रांत में, वहाँ बहुत से संघाई, बीजिंग, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप सिचुआन प्रांत लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक नहीं होता, सबसे ज़्यादा आर्सेनिक लगभग यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल से साइड में बहुत से पानी में आर्सेनिक पाए जाते हैं। तो जो नीचे जल होता है उसमें आर्सेनिक पाया जाता है। और धातुओं को आयन से हटाने के लिए अमृत विकास किया। तो आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा? पूछेगा ये अमृत विकास जो है ये क्या है, तो आपको दे देगा एक पक्षी का नाम है, एक पौधे का नाम है। तो ये अमृत क्या है? अमृत किससे रिलेटेड है? आर्सेनिक धातुओं को पानी से हटाने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है या टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ क्वेश्चन भी आपको बना दे रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपको पता रहे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो किसके? IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने
पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर के असर से कम करने के लिए अमृत, याद रखिएगा अमृत, अमृत क्या है, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी अमृत। तो अमृत याद रखिएगा, अमृत सरोवर नहीं, ठीक है, अमृत ये आर्सेनिक हटाने के लिए पानी से है, ठीक है, नामक एक तकनीक विकसित किया है जिसकी घोषणा दिसंबर 2023 में, ठीक है। अब देखिए की गई, सब नहीं पढ़ना है, जितना मैं वो हाईलाइट किया हूँ वही सिर्फ पढ़ लीजिए, वहीं से आएगा, और सब मतलब जितना आप इतना भी नहीं पढ़े, क्योंकि यही करंट आपको थोड़ी पढ़ना है, इतने सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, तो जितने जितने हाईलाइट किया हूँ वो पढ़ लीजिए, आपका वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पेपर आइएगा देख लीजिएगा। अमृत में नैनो स्केल आयरन किसके द्वारा, ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, मतलब जो ये अमृत में आर्सेनिक हटाने के लिए किसका किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसमें से पानी गुजारा जाता है और यह आर्सेनिक को हटा देता है। तो ऑक्सी हाइड्रो ऑक्साइड होगा, इससे जब पानी गुजरेगा तो ये आर्सेनिक जो होता है इससे हट जाता है। तो कौन, अमृत नैनो स्केल आयरन। अमृत याद रखिएगा किस मंत्रालय ने, वो किस प्रौद्योगिकी ने या किस विद्यालय ने, तो आईआईटी कानपुर में, ठीक है, आईआईटी कानपुर ने विकसित किया, ठीक है, ये कानपुर, सॉरी आईआईटी कानपुर बोल रहा हूँ, आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। ये किस लिए है, ये आर्सेनिक हटाने के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा आर्सेनिक हटाने के लिए है, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी अमृत, ये याद रखिएगा, ठीक है, आर्सेनिक को क्या कहा जाता है, ये अमृत को क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये है, ये आपको अगर थोड़ा सा पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये देखिए वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक। तो यहाँ ये देखिए, सरकार ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अनुमोदन और कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया था। तो ये मतलब आप पेयजल और आपूर्ति अनुमोदन, ये सब पेयजल के लिए जल जीवन मिशन नहीं शुरू किया गया था, तो यही जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। बस इतना। आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या क्वेश्चन बना है, विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीओ, याद रखिएगा विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीओ, पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स, याद रखिएगा पोलिश कंपनी हैंसन रोबोटिक्स और कोलंबिया के कार्टाजेना, याद रखिएगा कोलंबिया के कार्टाजेना में स्थित एक स्पिरिट ब्रांड डिक्टोडोर ने मीका नामक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया है। किसको, मीका नामक विश्व के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया है। यहाँ किसी को ह्यूमन को जॉब तो मिल नहीं रही है, अब ये जो रोबोट है यही जॉब ले रहे हैं, पहले ही ये रोबोट आधे लोग की जॉब खा रहे हैं, अब ये पूरे हेड बन के बैठ गए हैं, मतलब पूरे कंपनी के सीईओ मतलब हेड ही होंगे ना पूरी कंपनी के। तो मीका नाम एक ह्यूमनॉइड, याद रखिएगा मीका एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, ठीक है, कौन, उसका नाम क्या है, उसका नाम मीका है। अब यहाँ देखिए, वर्ष 2016 में हैंसन रोबोटिक्स ने मीका की बहन जो सोफिया, आप सुने होंगे, सोफिया को बहुत बार देखे होंगे आप, न्यूज़ चैनल में देखे होंगे, तो हमेशा न्यूज़ में रहती है सोफिया, तो ये मीका की बहन है सोफिया, याद रखिएगा सोफिया 2016 में अनावरण किया गया था सोफिया को। तो हैंसन रोबोटिक्स ये मतलब ये कंपनी है, इसने मीका की बहन सोफिया का अनावरण किया था। हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ डेविड हैंसन, मतलब अगर मेन सीईओ की बात है, क्योंकि ह्यूमन रोबोटिक्स से तो बड़ा कोई होगा, क्योंकि रोबोटिक्स से तो ह्यूमन ही बनाया है। डेविड हैंसन सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एआई को मानवीकृत करने पर महत्व पर जोर देते हैं, ठीक है, ये सब यही है, उतना है, याद नहीं रखिए, इतना याद रख लीजिए थोड़ा सा बस, ठीक है। इसके सीईओ कौन है, डेविड हैंसन।
अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका द्वारा विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अब उसका नाम क्या है अभी आगे देखेंगे। अमेरिका के खाद्य और प्रौद्योगिकी प्रशासन FDA ने 9 नवंबर 2023 को चिकनगुनिया के पहले टीके इस्चिक, याद रखिएगा इस्चिक, इसका इस्चिक, तो चिकनगुनिया का इस्चिक। अभी हम आर्सेनिक के लिए कौन सी IIT बताए थे, IIT मद्रास, जिसमें हम थोड़ा सा मतलब भूल के IIT कानपुर बता दिए, तो आर्सेनिक के लिए IIT मद्रास होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप याद करते चाहिए। और कौन सा रोबोट है, मीका रोबोट है, जिसको CEO बनाया गया, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी है, ठीक है। और उस कंपनी के मतलब ह्यूमन अगर CEO देखें कौन, डेविड हैंसन है, ठीक है। अब देखिए इस्चिक को मंजूरी प्रदान की। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेलनेवा ने तैयार किया, याद रखिएगा फ्रांसीसी, ये है अमेरिका के द्वारा पहली विश्व की चिकनगुनिया वैक्सीन, लेकिन किसने तैयार किया, फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेलनेवा, याद रखिएगा बेलनेवा ने तैयार किया। इस्चिक पूछ सकता है, इस्चिक किससे रिलेटेड है, एक खाद्य है, एक जंतु का नाम है, एक पौधे का नाम है, तो ये एक आपका चिकनगुनिया की वैक्सीन है ये इस्चिक। चिकनगुनिया वायरस इंसान में, अब बताइए चिकनगुनिया वायरस है, ये भी याद रखिएगा, नहीं बैक्टीरिया वहाँ लिख दे, चिकनगुनिया वायरस है, इंसान में मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर को काटने से फैलता है। तो चिकनगुनिया मच्छर से काटने से फैलता है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसमें सिर दर्द ये सब होता है, सूजन ये होता है। अब देखिए 15 वर्षों में 50 लाख से अधिक मरीजों की पुष्टि की गई है, ठीक है। अब देखिए इस्चिक क्या है, इस्चिक की एकल खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में दी जाती है। कैसे, इस्चिक को एक एकल खुराक 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के, उससे नीचे नहीं, ठीक है, मांसपेशियों में दी जाती है। जैसे कैसे वो लगता था आपका कोरोना वैक्सीन आप लगवाए होंगे, वो उसमें हड्डी वो नहीं देखते थे, नस जो नस होती है, वेन जिसको कहते हैं, वो नहीं देखे जाते, वो आपके ये हाथ में लगा देते थे ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी हो गया, अगर नस देखते तो शायद बहुत टाइम लग जाता ये लगाने में, ठीक है। तो सरकार कंपनी ने ऐसा बनाया ही कि ऐसे ही लगा दी। फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं, याद रखिएगा, फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं। हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने सफ़ेद हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन, याद रखिएगा वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन, और कौन वैज्ञानिक हैं, फिलिम डी डोनाटो, तो याद यहाँ कौन है, जैक्स पिरोनोन और फिलिम डी डोनाटो, ये हैं। तो इनको क्या किया गया है, इन्होंने उत्तर पूर्वी फ्रांस की ज़मीन के नीचे जीवाश्म ईंधन, मतलब कुछ तलाश और करने जा रहे थे, इनको कुछ और मिल गया, जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे थे, उसी दौरान सफ़ेद हाइड्रोजन की एक महत्वपूर्ण भंडार की खोज की, ठीक है। यह ज़मीन से 12,050 मीटर नीचे हाइड्रोजन की 20% से अधिक सांद्रता पाई गई। अनुमान लगाया कि भंडार में 6 मिलियन से 250 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन हो सकता है। देखिए कितना भारी हाइड्रोजन मिल गया। तो याद रखिए, आप भी अगर किसी सफ़र पर निकले हैं, याद रखिए हर चीज़ से सीखनी चाहिए। अगर आप भी ये क्या जीवाश्म ईंधन की तलाश कर रहे थे, लेकिन इनको क्या मिल गया, एक इकोनॉमी इनको बूस्ट करने की एक ताकत मिल गई, हाइड्रोजन, ये सफ़ेद हाइड्रोजन बहुत महंगा बिकता है। तो ये देखिए अब क्या हुआ इनको, अगर आप भी किसी सफ़र पर निकले हुए हैं, आप RO की तैयारी कर रहे हैं, आप PCS प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी मुकाम तो कहीं ना कहीं पहुंचाएगी, चाहे आप उससे छोटे एग्ज़ाम में सफल हो जाएं, चाहे इससे बड़े एग्ज़ाम में सफल हो जाएं, लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जान लीजिए, आप अगर निकल चुके हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए। ये दुनिया वाले कहते हैं, इनको कहने दीजिए, अगर इनकी सुनेंगे तो आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। सिर्फ आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने कान को बंद कर लीजिए, आँख को खोल के आगे बढ़ते रहिए बस, ठीक है।
इसे सफ़ेद नाम दिया गया। ये याद रखिएगा, इसको सफ़ेद नाम दिया गया है क्योंकि इसके उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होती। इस गैस की कीमत कम होगी और यह पारंपरिक ईंधन प्रस्थापित कर देगा। पारंपरिक ईंधन मतलब जैसे कोयला वाला होगा, उससे ये प्रस्थापित कर देगा। अब देखिए यहाँ पर, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है उतना नहीं है। हाइड्रोजन के अन्य रूपों के विपरीत सफ़ेद हाइड्रोजन जलने पर केवल पानी पैदा करता है। ठीक है, सफ़ेद हाइड्रोजन जलने पर पानी पैदा करता है, जिससे अत्यधिक क्षमता वाला एक असाधारण स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यह विभिन्न, अब कैसे सफ़ेद हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में एक क्लीनर विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जैसे वाहनों, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ईंधन सेल। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का उपयोग होता है वही हो सकता है यहाँ भी। ठीक है, बहुत ही सही है। हाइड्रोजन, सफ़ेद हाइड्रोजन कहाँ मिला? फ्रांस में। वैज्ञानिक जीवाश्म ईंधन की खोज करने गए थे, लेकिन इनको सफ़ेद हाइड्रोजन मिल गया। अब देखिए, अगर याद हो रहा होगा आप, प्लीज़, हमने अभी तो कहा नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज यहाँ पर 3 टॉपिक, आज के बाद इनसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। ठीक है, 3 टॉपिक साइंस से रिलेटेड सब कन्फर्म क्लियर हो जाएंगे। गहरे समुद्र में समुद्रयान, याद रखिए, गहरे समुद्र में समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 से। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रयान की लॉन्चिंग कब, किस साल में, तो आपको डेट देगा 2027 में, 2026 में, 2025 में या 2028 में, ऐसे डेट देगा। तो ये आपको लगा के गोला करके आगे निकल जाना है 26। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य की दिशा में अध्ययन और अनुसंधान के लिए कदम बढ़ाने के पश्चात अब गहरे समुद्र में भी संसाधनों और जैव विविधता के संबंध में अध्ययन प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं। इस दिशा में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्रयान भेजने की भू विज्ञान मंत्रालय भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर पूछ सकता है कि ये जो मत्स्य 6000 भेजा जा रहा है किस मंत्रालय के तहत भेजा जा रहा है, या पूछ सकता है समुद्रयान किस मंत्रालय के तहत भेजा जा रहा है। तो भू विज्ञान मंत्रालय की योजना है। ठीक है, यही इसीलिए मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। भू विज्ञान मंत्रालय इस समुद्रयान पनडुब्बी को मत्स्य 6000, ठीक है, तो इसका नाम, जैसे अब चंद्रयान ऊपर भेजा गया तो चंद्रयान 3, 2, 4 ऐसे नाम दिया जाता है। मंगलवार में मंगलयान को मंगलयान 1, 2, 3 ऐसे नाम दिया जाता है। ऐसे ये इसको मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। 6000 क्यों? 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा। और मत्स्य मतलब समुद्र में तो मछली ही सबसे ज़्यादा होती है, तो मछली नाम से ये ऐसे दिया गया। ठीक है, तो इनका निर्माण चेन्नई में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है। तो ये निर्माण भी जारी है। मंत्रालय भू विज्ञान मंत्रालय, मत्स्य 6000, इनका निर्माण चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ देखते हैं, भू विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू, अब मंत्री भी याद रखिए कौन है, भू विज्ञान मंत्री श्री किरेन हैं, ने 11 सितंबर 2023 को इस इंस्टीट्यूट का दौरा करने के पश्चात परियोजना की जानकारी देते हुए कहा कि गहरे समुद्र में स्रोतों और जैव विविधता के अध्ययन के लिए 3 लोगों को मत्स्य 6000 के जरिए गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। तो मत्स्य 6000 जाएंगे, उसमें 3 लोग बैठे रहेंगे। ठीक है, उसमें कौन से लोग बैठेंगे? 3 लोग बैठे रहेंगे, 3 लोग बैठे रहेंगे, याद रखिएगा। कौन कहा? भू विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू। ठीक है, भू विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू। गहरे समुद्र में निकिल और कोबाल्ट जैसी, याद रखिएगा, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है, निकिल और कोबाल्ट जैसी कई दुर्लभ खनिज उपलब्ध होने का वैज्ञानिकों को अनुमान है कि हम अगर जाएंगे नीचे निकल और कोबाल्ट मिल जाएगा। यह डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? ब्लू इकोनॉमिक को विकसित करना। तो इसमें कितने हैं बुलेट पॉइंट अगर याद कर सकते हैं? मिशन का क्या नाम है? मत्स्य 6000 मिशन का नाम है। कौन सा मंत्रालय भेज रहा है? भू विज्ञान मंत्रालय।
उसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमिक को डेवलप करना। ब्लू इकोनॉमिक क्या होता है? ब्लू इकोनॉमी होता है जो समुद्र के अंदर हमारे संसाधन हैं उनको हम आपका ऊपर निकाल कर लाएँ, उनका यूज करें अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है, स्वच्छ तरीके से यूज करें। ये नहीं कि हम चाइना के तरीके पर्यावरण को नहीं देख रहे हैं और यूज किए पड़े हैं उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वो ब्लू इकोनॉमिक कहलाएगी लेकिन आगे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? वैज्ञानिकों का डीप ओशन मिशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसको क्या नाम दिया? डीप ओशन मिशन। 6000 निकल कोबाल्ट ब्लू इकोनॉमिक को विकसित करना, निकल कोबाल्ट याद रखना, ठीक है। तो बस इतना है आपको याद। अब देखिए, इस मिशन के जरिए समुद्र की जानकारी मिलेगी, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में समुद्री संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। समुद्रयान मत्स्य 6000 की लॉन्चिंग 26/2/2026 में, अभी हम बताए थे, इसको तो बताना भूल ही गए थे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 2026 में किया जाएगा। अब आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार जितना हमने बताया है, जितने बुलेट पॉइंट, उसको एक बार अपने मन में सोचिए। याद करने का यही तरीका है, जब पढ़ लीजिए तो एक बार सोचिए कि हमको कितना चीज़ें याद हो गई है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा मैराथन करते जा रहे हैं 4-5 घंटे का, वो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। तो इतना याद रखिएगा, मत 6000 की लॉन्चिंग 2026 में। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है, दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज, दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज तो किस प्रौद्योगिकी ने की है? तो याद रखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने। IIT अभी एक और आया था आर्सेनिक के लिए, IIT मद्रास आया था, आर्सेनिक के लिए IIT मद्रास आया था, द्वारा पंजाब में सतलज नदी की रेत में, सतलज नदी, अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी भारत में टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसकी खोज कहाँ की गई, किस नदी में की गई? दे देगा गंगा नदी, सरयू नदी, ये सतलज नदी, ब्यास नदी, तो आपको सतलज नदी बताना है। कितने? सतलज नदी बताना है वहाँ पर टैंटलम धातु की खोज की गई। यह खोज संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी बेस्टियस, याद रखिएगा कौन? डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने की। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखिएगा। सतलज नदी में कौन सी धातु? टैंटलम धातु की खोज की गई है। टैंटलम की उपस्थिति न सिर्फ पंजाब बल्कि समूचे भारत में एक महत्वपूर्ण है। टैंटलम एक कठोर चमकदार संक्रमण धातु है जो अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। ठीक, संक्षारण प्रतिरोधी मतलब जैसे कोई धातु होता है या कुछ चीज़ें होती है वो संक्षारण होता रहता है, मतलब वो कटता रहता है, तो उसको प्रतिरोधी वो मतलब बचाता है। टैंटलम का एटॉमिक नंबर 73 होता है। तो आपके ऑप्शन में ये भी दे सकता है, 3-4 कथन दे सकता है। टैंटलम पंजाब के सतलज नदी में मिला, ये क्वेश्चन है। दूसरा कथन दे सकता है कि इसका एटॉमिक नंबर 73 है। ये अब पूछ सकता है कि ये कैसी धातु है, तो ये संक्षारण ज़्यादा प्रतिरोधी है कि संक्षारण के अनुकूल है, तो ये प्रतिरोधी है। तो ऐसे ऐसे दे सकता है, ठीक है। यह लचीलापन होता है, बिना टूटे यह पतले तार और धागों में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टैंटलम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इतना याद रखिए, उतना इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, कम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट भारतीय को मिला है, मतलब भारतीयों को मिला है। तो कौन है? उत्तराखंड के डॉक्टर अरविंद सिंह रावत और उनकी शोध टीम ने मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप पर ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जुलाई 2023 में प्राप्त किया। तो एक बार देख लीजिए, डॉक्टर अरविंद सिंह रावत, तो ये कौन ही कर सकता है? ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जुलाई 2023 में मिला। उन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट अपने सहयोगी शोधार्थी मलेशिया के डॉक्टर जगदीश सरवण और डॉक्टर सेल्वा कुमार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के साथ मिलकर दर्ज कराया, तो पेटेंट मिल गया है,
ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये अगर आपको ज़रूरी लगे तो ये पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब ये पूछ सकता है ये अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है क्या। एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है, इसलिए कोई भी देश इस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है, इसलिए कोई भी देश इस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। गुजरात में कंपनी लगा रही है। ये सरकार मतलब भारत सरकार की सेमीकंडक्टर्स का चिप बने। ठीक है, अभी तक सेमीकंडक्टर चिप के लिए विश्व भर की निर्भरता सिर्फ चीन के, ताइवान के, जापान के और दक्षिण कोरिया के। ठीक है, तो अमेरिका भी चाइना से, ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप मंगाता है। ठीक है, जो सब आईफोन उनमें से सब लगते हैं। तो यही सब जो देश हैं ये अपने एशिया के ही सभी देश हैं। तो यही सब सेमीकंडक्टर चिप में आत्मनिर्भर है और ये पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अब अंतरिक्ष देखिए पूरा वहाँ पर आपका विज्ञान और साइंस एंड टेक खत्म हो गया। अब यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं। यहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से क्वेश्चन अभी एपीएस की वैकेंसी आई थी, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया था। सूर्य की इसरो का आदित्य L1 मिशन, याद रखिएगा सूर्य की इसरो का आदित्य L1 इसरो का है, याद रखिएगा इसरो का है। और आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के पश्चात अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1, याद रखिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण कब किया? 2 सितंबर। ये डेट याद रखिएगा। सितंबर के बाद कौन डेट आता है? अक्टूबर आता है। तो गांधी जी को सरप्राइज़ देने के लिए 1 महीना, ऐसे याद कर लीजिए, गांधी जी को सरप्राइज़ देने के लिए 1 महीना पहले, ठीक है, कुछ भी करके आपको याद रखना। वहाँ पर अगर आप सही गोला भर देते हैं तो ये गांधी जी को सरप्राइज़ देने के लिए या वल्लभ भाई, ये मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपको सही गोला वहाँ भर देना है बस। तो 2 सितंबर 2023 को किया गया। किसका प्रक्षेपण? आदित्य L1 का 2 सितंबर 2023 को गांधी जी के जयंती के 1 महीने पहले किया गया। ठीक है, गांधी जी के जयंती के 1 महीने पहले किया गया। यह प्रक्षेपण PSLV-C, याद रखिए PSLV-C 57 याद रखिएगा। तो क्या याद रखेंगे? PSLV-C 57 कैसे याद करेंगे? 7 रीजनिंग लगाइए, 7 - 5 तो ये कितना 2 आएगा। तो 2 सितंबर, ठीक है, दिसंबर 2 सितंबर। तो ये जब आपका 50 अगर 53 दिया है तो 3 में से 5 जाएगा, तो जाएगा नहीं, तो आपको लास्ट से घटाना है। ठीक है, 53 नहीं होगा, 57 ही होगा। इतना बता दिया हूँ तो आपको याद ही रहेगा। प्रक्षेपण, किसी क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा टाइम तक आप टिके रहेंगे वो क्वेश्चन वहाँ जल्दी आपको भूलने वाला नहीं है। यही होता है पढ़ाई का असली मकसद, कि किसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा देर तक टिके रहना। ठीक है, अगर याद करना है उसको हमेशा के लिए। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये भी पूछ सकता है कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा। तो इसमें कितने बुलेट पॉइंट बन जाएंगे? ये बुलेट पॉइंट बन जाएगा कि आदित्य L1 कब प्रक्षेपण किया गया? 2 सितंबर 2023 को। कौन सा PSLV था? PSLV C57 था। अब ये पूछ सकता है कहाँ से किया गया? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ठीक है, इतना। अब इसका वजन देख लीजिए, इसका वजन है 1480.7 किलो वजन है। तो 1480.7 किलोग्राम इसका वजन है। आदित्य L1 एक वेधशाला है जिसे सूर्य के कोरोना से दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे सूर्य के कोरोना और दूरस्थ अवलोकन के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट, अभी मैं बताऊंगा ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है। ये इसी से आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लैग्रेंज पॉइंट कहाँ से रिलेटेड है। तो ये अभी जो आदित्य वन भेजा गया उसी से रिलेटेड है। लैग्रेंज पॉइंट L1 पर इसे स्थापित किया गया। वहाँ तक पहुँचने में 127 दिन का यह समय लेगा।
25 दिसंबर 2023 को आदित्य L1 लैग्रेंज बिंदु के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश के निकट पहुंच गया है। ठीक है, 25 दिसंबर को, भी 15 दिन हो गए। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी व सूर्य के बीच ऐसा स्थान है। अब यही देखिए, लैग्रेंज पॉइंट के बीच में याद रख रहा है, इसी को याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी व सूर्य के बीच ऐसा स्थान है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच एक गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन की स्थिति बन जाती है, जिससे इस बिंदु पर कोई भी अंतरिक्ष यान एक ही स्थान पर स्थित रह सकता है। दिन और रात का चक्र इस स्थान की साइकिल को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये आपका सूर्य है, भगवान है, सूर्य भगवान है। और लैग्रेंज पॉइंट कह रहे हैं, लैग्रेंज पॉइंट, ये आपका लैग्रेंज पॉइंट L1 है। मान लीजिए लैग्रेंज पॉइंट L1 है, तो ये क्या होता है, इसमें कई पॉइंट होते हैं, हम दिखाते हैं। L1 होता है, L2 होता है, L3, L4, L5, कई लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। तो आप जिस पर हमारा आदित्य वन गया है, मान लीजिए आदित्य वन यहाँ गया है, तो आदित्य वन जब यहाँ गया है तो जहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स है, वो एकदम नॉर्मल रहता है, मतलब सही रहता है। ठीक है, न ज़्यादा रहता है न कमी रहता है, मतलब एक संतुलन की स्थिति में बना रहता है। जिससे क्या होता है, ये आदित्य L1 है, ये अपने स्थान पर ही टिका रहेगा। ठीक है, और ये जो सूर्य है, हम सब देखते हैं सूर्य भगवान शाम को डूब जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, लेकिन ये सूर्य भगवान एकदम वहीं खड़े ही रहते हैं। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट से। तो अगर सूर्य भगवान को साक्षात हमेशा देखना है तो आप लैग्रेंज पॉइंट L1 पर जाइए, आदित्य L1 जहाँ गया है वहाँ पर जाइए, और सूर्य भगवान को हमेशा 24 घंटे आप उनको जल चढ़ाते रहिए। जल चढ़ाने के लिए 24 घंटे आपको कहाँ रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लैग्रेंज पॉइंट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सेम है। ठीक है, मतलब संतुलन की स्थिति में है, ये देखिए, जिससे सूर्य वहाँ 24 घंटे 7 दिन दिखाई देता है। 7 दिन वो कभी सूर्य भगवान डूबते नहीं। जितना जल चढ़ाना है उतना जल चढ़ाइए, थोड़ा लेके जाना पड़ेगा, यही कष्ट थोड़ा होगा। ठीक है, वहाँ पर सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इन दोनों के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है। तो सूर्य भगवान और पृथ्वी के बीच, जो सूर्य भगवान है और पृथ्वी के बीच कितने लैग्रेंज पॉइंट हैं, तो याद रखिएगा 5 लैग्रेंज, L1, L2, L3, L4, L5, ये आपके 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। ये कोई वैज्ञानिक थे, जोसेफ लुइस लैग्रेंज, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर्स ने 29 अक्टूबर 2023 को अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं को आवेगपूर्ण चरण में को रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो ये देखिए, आप ये सब देख लीजिएगा, उतना वो नहीं है, तभी मैं नहीं। वस्तुतः आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष लेबोरेटरी होगी। कौन? आदित्य L1। अभी जैसे मंगलयान 2, मंगलयान 3, मंगलयान 4 जाएगा, फिर चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, ऐसे सूर्य के लिए आदित्य L1 अभी हम भेज पाए हैं। तो ठीक है, तो आदित्य L1 पहली अंतरिक्ष लेबोरेटरी होगी, मतलब अंतरिक्ष में जो लेबोरेटरी होगी उसमें सूर्य भगवान का अध्ययन करेंगे। स्वदेशी आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया। किसने तैयार किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार मैं बोल देता हूँ तभी ताकि आपको याद हो जाए। आदित्य L1 को किसने? बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, सूर्यमुखी पेड़ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो कर्नाटक में होता है सूर्यमुखी का पेड़। तो सूर्यमुखी तो सूर्य, तो कर्नाटक कहाँ? बंगलोर में ही है। तो बंगलोर मतलब बंगलोर यहाँ का वो हेडक्वार्टर, हर चीज़ बंगलोर में ही ना, कर्नाटक का। तो ये क्या है? बंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स AI ने तैयार किया। ऐसे याद रखिएगा, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य बंगलोर। ठीक है, हरिकोटा मत लगाइएगा, या हरिकोटा वोटा लगा दिए आप, गलत कर दिए। PSLV C-57 से 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से उड़ान के बाद आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाया गया, जहां इसका
पेलोड रॉकेट से पृथक होकर 15 दिन तक पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता हुआ, मतलब जो रॉकेट जाता है तो वो सब अलग नहीं हो जाते, वही कह रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर 15 सितंबर 2023 को वो यलवन पॉइंट की ओर बढ़ गया। ठीक है, पहले पहले तो पूरा ही भेजा जाता है, तो बीच आगे जाके ये निकलता उकलता रहता है। ठीक है, तो बट आदित्य 7 जनवरी 2 आदित्य यलवन बिंदु अपनी निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचने में अनुमान है। कब? 7 जनवरी 2024 को पहुंच गया है। कुलशेखरपट्टिनम इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट भारत, ये देखिए, ये नया है, ये देखिए, रुकिए एक मिनट। तो ये आपका एक न्यूज़ है, इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है, ये न्यूज़ देख लीजिए। कुलशेखरपट्टिनम इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कुलशेखरपट्टिनम कौन है? इसरो का दूसरा लॉन्च पैड है। तो इसके बारे में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया। कौन? दूसरा स्पेस पोर्ट कुलशेखरपट्टिनम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा स्पेस गेट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, स्पेस गेट इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा, गेट नहीं होगा। देखिए, थोड़ा सा हमने हाईलाइट कर दिया, ये क्वेश्चन, ये मतलब टॉपिक हाईलाइट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका स्पेस पोर्ट आपकी स्थापना की गई कहाँ पर? ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों, याद रखिए, वाहनों SSLV के लिए समर्पित होगा। SSLV 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो 500 किलोमीटर की कक्षा में लगभग 500 किलोग्राम के उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब यहाँ से अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो 500 किलोमीटर तक तो जा ही सकता है यहाँ से, और कितना किलोग्राम ले जा सकता है? 500 किलोग्राम। ठीक है, 500 किलोग्राम लेते, तो 500 याद रखिएगा, ले जाने में सक्षम है। इस परियोजना के लिए लगभग 2000 एकड़ जमीन मतलब इसरो को सौंपी गई है। तो कितनी? 2000 एकड़ जमीन सौंपी गई है। तमिलनाडु को थूथुकुडी जिले में स्थित कुलशेखरपट्टिनम पहली शताब्दी का एक प्राचीन बंदरगाह था। पहले यह एक बंदरगाह था। यह कोल्लम, चेरन और पांडियन बंदरगाहों के समकालीन था। तो कोल्लम, चेरन और पांडियन बंदरगाहों के समकालीन था। वर्तमान में इसरो के पास कितने हैं? एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इस केंद्र से 2 लॉन्च पैड हैं, इस केंद्र में 2 लॉन्च पैड है। ठीक है, इसके कौन है? PSLV और LMV-3 रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से PSLV और LMV रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये हाईलाइट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये देखिए बेन्नू क्या कह रहा है। तो बेन्नू एस्टेरॉयड से पत्थर के टुकड़े लाने का नासा का मिशन सफल हुआ। तो आप देखे होंगे, एक ये एस्टेरॉयड आया था, वहाँ पर रेगिस्तान में जाके गिरा था, तो वही आया था। तो पृथ्वी से लगभग 8.23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेन्नू क्षुद्रयान, तो बेन्नू एस्टेरॉयड से चट्टान पत्थरों के टुकड़े के सैंपल लाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 7 वर्ष पूर्व भेजा गया ओसिरियस REX, याद रखिएगा, ओसिरियस REX। ठीक है, यान अपने मिशन की सफलता के पश्चात 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटा। ठीक है, कब लौटा? 24 सितंबर 2023 को। ये यहाँ पर एक एस्टेरॉयड था, उसका टुकड़ा थोड़ा सा यहाँ लाया। अब उससे क्या होगा? उस बेन्नू क्षुद्र ग्रह से, बेन्नू एस्टेरॉयड से क्या होगा? उसका वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, देखेंगे हमारी पृथ्वी की संरचना बनने में इसका क्या योगदान हो सकता है। उससे बहुत आपके अच्छे चीज़ें पता चलेंगे कि पृथ्वी हमारी किसी प्रकार से बनी। आज के थोड़े से जो जानकारी कम है, उससे जानकारी अधिक
मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, उसका याद रखिएगा। बेन्नू एस्टेरॉयड पत्थर के टुकड़े लाने में नासा का बेन्नू याद रखिएगा। बस ये सब आप याद रखिए, अगर देखना हो देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओरिसिस रेक्स मिशन किसी एस्टेरॉयड की सतह से पत्थर के टुकड़े लाने का अमेरिका का पहला मिशन है। यह अमेरिका का पहला मिशन है। इससे पूर्व जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने हायाबुसा 1 के लिए पृथ्वी के निकट एक एस्टेरॉयड इटोकोआ से 1 मिलीग्राम से भी कम सैंपल लाने में सफलता 2010 में प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला देखते हैं। भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट, याद रखिए, पोलारीमीटर सेटेलाइट, भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट एक्सपोसैट श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा 28 दिसंबर 2023, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च कर दिया गया है, पुराना है ना डाटा। इसको यहाँ पर देख लीजिए बस। 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाने वाले एक्सपोसैट अंतरिक्षयान के पृथ्वी के निचली कक्षा में अवलोकन के लिए नामित किया गया है। इन दो पेलोड का नाम पोलिक्स, याद रखिएगा, पोलिक्स पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे और एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग है, याद रखिएगा, यही याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं लग रहा है। इसरो ने 600 से अधिक गामा किरण विस्फोट GRB की खोज की, याद रखिएगा। इसरो के एस्ट्रोसैट ने 600 से अधिक गामा किरण विस्फोट GRB की खोज की। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष दूरबीन ने 2015 में चालू होने के बाद से 600 से अधिक गामा विस्फोट का पता लगाया। ठीक है, तो 600 से अधिक गामा विस्फोट का पता किसने लगाया? ये इसरो की एस्ट्रोसैट। गामा किरण विस्फोट के बड़े पैमाने पर न्यूट्रॉन सितारों की मृत्यु और न्यूट्रॉन सितारों के विलय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो याद रखिएगा, गामा किरण विस्फोट बड़े पैमाने पर न्यूट्रॉन सितारों की मृत्यु और न्यूट्रॉन सितारों के विलय का प्रतिनिधित्व करते हैं। गामा किरण विस्फोट का पता लगाना कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर के 8 वर्षों तक जारी प्रदर्शन को दर्शाता है। इसने 22 नवंबर 2023 को 600 में GRB का पता लगाया, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2015 में एस्ट्रोसैट लॉन्च किया था। इसे 5 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। यह अपना जीवन काल पार कर चुका है और अभी तक महत्वपूर्ण अवलोकन कर रहा है। एस्ट्रोसैट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला समर्पित बहुतरंगीय अंतरिक्ष वेधशाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस्ट्रोसैट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद से पृथ्वी की कक्षा में लौटा। ठीक है, तो ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये आपका जो चंद्रयान 3 गया था, तो वो आपका ये चांद से पृथ्वी पर लौट गया है। अब देखिए ये होता क्या है। चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है, इस अंगूठे प्रयोग से इसरो ने न केवल पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाला, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का है। मतलब ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है,
चंद्रयान 3 के पीएम का मुख्य मतलब जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, पीएम का उसी को प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं ना। पीएम मतलब वो मत मोदी जी मत समझिएगा, ठीक है। पीएम का मुख्य लक्ष्य लैंडर व रोवर को पृथ्वी के करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से चंद्रमा की अंतरिक्ष ध्रुवीय वृत्ताकार कक्षा तक ले जाना है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये सब उतना हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा मॉड्यूल की वापसी के होने वाले लाभ, ये देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। इस सफलता से चंद्र मिशन की वापसी की योजना बनाने और उसे लागू करने में मदद मिलेगी, ये है। और दूसरा देख लीजिए, मिशन के मार्ग में परिवर्तन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाने में इसरो काफ़ी लाभ मिलेगा। मिशन को चंद्रमा से न टकरवा कर या फिर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष न छोड़कर इसरो ने बड़ी मात्रा में मलबा फैलने से रोक लिया है, तो ये भी अच्छा काम किया है। वैसे उसको मतलब आपका जो मिशन था प्रोपल्सन मॉड्यूल, उसको वहीं छोड़ देता है, क्या अंतरिक्ष में मलबा हो जाता, इसीलिए नीचे ही लेता है। चलिए आप नीचे चलिए, मलबा वलबा मत करिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किशोर और आकाश गंगाओं का विस्तृत दृश्य कैप्चर किया। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, बहुत बार क्वेश्चन जेम्स वेब से ही आया है। किशोर आकाश गंगाओं का विस्तृत दृश्य कैप्चर किया, मतलब जो बड़े बड़े थे उनको छोड़कर जो किशोर अभी जो बड़े हो रहे हैं, जैसे आप जो एज के हिसाब से देखें तो जो 12, 13, 14 साल के हैं इनको किशोर, तो इन किशोर गंगाओं को, आकाश गंगा, उनका विस्तृत कैप्चर किया। तो ये भी पूछ सकता है किशोर आकाश गंगाओं का कैप्चर किस टेलीस्कोप में किया, तो किस टेलीस्कोप ने किया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किशोर आकाश गंगाओं का विस्तृत छवियों में से एक को कैप्चर किया। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आकाश गंगाएं कैसे बनी और किससे विकसित हुई हैं, ठीक है। तो कैसे बनी, कैसे विकसित हुई हैं, किसने, जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप ने इस आकाश गंगाओं की खोज की है, मतलब इनको कैप्चर किया है, ये किशोर आकाश गंगाओं को। इतना याद रखें। विश्व बैंक 13.8 अरब पूर्व, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, विश्व बैंक 13.8 अरब पूर्व के 2 से 3 अरब साल बाद किशोर आकाश गंगाओं गैलेक्टिक शिशु का निर्माण हुआ। तो जब बिग बैंग का निर्माण हुआ उससे 200-300 अरब साल बाद किशोर आकाश गंगाओं, जिसको गैलेक्टिक शिशु का निर्माण हुआ। ये गर्म हैं और प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है, ये गर्म होते हैं और प्रकाश से चमकते हैं। ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिकों ने सुदूर आकाश गंगाओं से स्पेक्ट्रा का निरीक्षण करने के लिए सीसीलिया, याद रखिएगा, सीसीलिया परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो सीसीलिया आकाश गंगाओं के स्पेक्ट्रा का निरीक्षण करने के लिए, ये भी पूछ सकता है सीसीलिया क्या है, तो आकाश गंगाओं के स्पेक्ट्रा जो है उसका परीक्षण करने के लिए। गगन मिशन से जुड़े टेस्ट व्हीकल आर्यभट्ट मिशन 1 का सफल परीक्षण, मतलब जो गगनयान मिशन आपका लॉन्च होगा उसके जो कई मिशन होते हैं उसका परीक्षण किया जा रहा है, वही यहाँ दिया गया है। मिशन को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत सभी आवश्यक उपकरणों के साथ पहली परीक्षण उड़ान TBD-1, याद रखिएगा TBD-1 टेस्ट व्हीकल आर्यभट्ट मिशन 1 21 अक्टूबर 2023 को सफल रही, ठीक है। तो जो टेस्ट किया गया वो सफल रही। एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ एक क्रू मॉडल CM को अंतरिक्ष में भेजकर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाने के परीक्षण के दौरान किया गया, तो ठीक है, ये सब याद रखिएगा। गगनयान मानव रहित पहली, याद रखिएगा, गगनयान मानव रहित पहली उड़ान 2024 में तथा मानव युक्त 2025 में संभावित है। ये दोनों आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा।
गगनयान 2 पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन में दे सकता है। गगनयान जिसमें मानव नहीं होंगे वो कब प्रस्तावित है? 2024 में। तो पहले मोदी जी भेज देंगे गगनयान को, इसके बाद मशीन को भेजेंगे, तो इसमें मानव नहीं रहेगा। कहेंगे जाइए आप देखिए कुछ सिस्टम गड़बड़ तो नहीं है, तो वहाँ पर देखेंगे हाँ नहीं है। अब चलते हैं 2025 आ गया, मोदी जी कहें अब 2-4 लोग को भेज देते हैं, देखते हैं। तो मानव युग तो 2025 में संभावित है। ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि संभावित लिखा गया है, तो अभी जो है वही याद रखिएगा 2025 में, 2024 में। जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाना है। इसकी तैयारी के लिए TBD1 याद रखिए, TBD1 की तर्ज पर TBD2, TBD3, TBD4 परीक्षण उड़ानें संपन्न की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अभी कौन सा उड़ान ये परीक्षण था, ये TBD1। ठीक है, TBD1 का 21 अक्टूबर को सफल परीक्षण किया गया। तो TBD1 पूछ सकता है, TBD1 का कब परीक्षण का? 21 अक्टूबर को। इसके बाद ये जब ये इन सबको ले जाने के लिए TBD2, TBD3, TBD4 सब आपका करंट बनेगा। ठीक है, ये सब का परीक्षण किया जाएगा, फिर आगे भेजा जाएगा। स्पेस एक्स ने अपने 29वें मिशन के अंतर्गत 46 स्टार लिंक उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया। तो ये कौन किया? स्पेस लिंक ने। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने, एलोन मस्क वाली, तो 9 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक कार्गो मिशन CRS-29 ड्रैगन को फाल्कन 9 रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया। तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया CRS ड्रैगन को। फाल्कन 9 के ऊपरी चरण ने योजना के अनुसार उड़ान भरने के 63 मिनट बाद 46 स्टारलिंक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। तो 63 मिनट बाद। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रमन 2 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। रमन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का 21 जुलाई 2023, याद रखिएगा 21 जुलाई 2023 को सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी परीक्षण रेंज में रमन 2 इंजन का प्रयोग किया गया, जिसे स्काई रूट ने 820 न्यूटन समुद्र स्तर, याद रखिएगा 820 न्यूटन समुद्र स्तर और 1460 न्यूटन वैक्यूम बल उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रमन 2 रॉकेट का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब याद देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इससे पूर्व जून 2023 में स्काई रूट के क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया था। तो अभी रमन 2, तो रमन 1 रमन 2 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम यस का सफल परीक्षण किया था नवंबर 2022 में। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम यस का सफल परीक्षण किया था। पुराना डाटा है, ये दे दिए हैं, याद कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 का सफल परीक्षण। तो दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल संचार उपग्रह जुपिटर 3, याद रखिएगा जुपिटर 3। एलोन मस्क की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेस एक्स ने 28 जुलाई 2023, तो ये भी पूछ सकता है जुपिटर 3 का प्रक्षेपण किसने किया? तो सफल प्रक्षेपण, तो जुपिटर 3 का सफल प्रक्षेपण एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया। देखिए ये क्या है, स्पेस एक्स के फाल्कन लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैवी रॉकेट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर 39 के में से मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े उपग्रह जुपिटर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये तो अभी पता ही है। नवंबर 2022 में नासा के आर्टेमिस 1
याद रखिएगा नासा के आर्टेमिस 1 चंद्रमा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के बाद फाल्कन हैवी वर्तमान में उड़ान भरने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, अब ये देखिए जुपिटर के बारे में याद कर लीजिए। देखिए यहाँ देखते हैं रक्षा आ गया, बस अब ये रक्षा वाला लास्ट है, ये रक्षा वाला डिफेंस वाला रक्षा वाला देख लेते हैं, इसके बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर याद रखिए, समर का सफल परीक्षण। तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का सफल परीक्षण किया गया। देश में ही विकसित, ठीक है, देश में ही विकसित समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण करते हुए वायुसेना ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। तो समर ये भी पूछ सकता है कि समर का परीक्षण किसने किया, ये पूछ सकता है। समर का परीक्षण थल सेना ने, जल सेना ने, वायुसेना ने। तो ये वायुसेना ने किया परीक्षण के, वायुसेना ने बड़ी सफलता हासिल की। यह परीक्षण अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान किया गया। तो याद रखिएगा अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान किया गया। इसमें क्या याद रखेंगे, ये समर क्या है, सतह से हवा में, याद रखिएगा जो सतह है यहाँ से हवा में मार करने वाला। ठीक है, सतह से हवा में वार करने वाली यह प्रणाली भारत में प्रवेश करने वाली दुश्मन की मिसाइलों पर आवाज़ की गति से 2.5 गुना तेजी से वार कर उन्हें रोक सकती है। वायुसेना के अनुसार सरफेस टू एयर, याद रखिएगा ये सरफेस टू एयर, यही सतह से हवा में एयर मिसाइल फॉर आस्योर्ड रिटिलेशन, याद रखिएगा आस्योर्ड रिटिलेशन समर को उस रूस में बनी पुरानी हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली का उपयोग करते हुए वायुसेना की रखरखाव कमान ने दिल्ली स्थित 7 बेस रिपेयर डिपो में विकसित किया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सरफेस टू एयर मिसाइल ये लिखा गया है, जो ये समर का फुल फॉर्म है। तो समर का फुल फॉर्म क्या होगा, सरफेस, ये इससे सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर आस्योर्ड रिटिलेशन। तो समर पूछ सकता है, समर का फुल फॉर्म आपको ऐसे समर लिख सकता है, समर लिख के नीचे 4 ऑप्शन दे सकता है। रिटिलेशन के स्थान पर कुछ चेंज कर सकता है या आस्योर्ड के स्थान पर कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ बताना होगा कि कौन सा है। तो याद रख लीजिए ये समर क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली। लेकिन जो रूस की जो मिसाइल थी वो हवा से हवा मार करने जो जिससे ये मतलब जिस पर ये बेस है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से बनाया गया है। अब जो बन गया ये सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर आस्योर्ड रिटिलेशन। समर का परीक्षण आंध्र प्रदेश स्थित सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन, पूछ सकते हैं सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश 17 दिसंबर 2023 को किया गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। आवाज़ की रफ्तार से 2.5 गुना गति से हमला रोकने में सक्षम है। कब, आवाज़ की गति से 2.5 गुना गति से हमला रोकने में सक्षम है। समर वायु रक्षा प्रणाली आसमान से हुए दुश्मन के हमले को असफल करने के लिए विकसित की गई है। तो समर वायु रक्षा प्रणाली जो आसमान से कोई दुश्मन का रॉकेट कुछ आ रहा है उसको असफल कर देगा। इसे ट्विन बुर्ज लॉन्च प्लेटफार्म से दागा जाता है। किससे, ट्विन बुर्ज लॉन्च प्लेटफार्म से। बस इतना याद रखिएगा। समर का फुल फॉर्म कब लॉन्च किया गया, कौन से सेना के द्वारा, यही सब है। ठीक है, भारत का एक साथ 4 लक्ष्य भेजने की क्षमता वाला पहला देश। भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेजने वाला पहला देश बन गया है। दिसंबर में आयोजित अस्त्र शक्ति, जिसमें ही समर का परीक्षण किया गया था, अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना ने आकाश हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो एक समर का किया और एक आकाश का किया। इस दौरान आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेजने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक साथ, मतलब आकाश है ये, एक साथ 4 एयर डिफेंस, मतलब इसको भी भेज सकता है, सबको भेज सकता है।
ठीक है, सफल हो गया। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश, जमीन से हवा में, समर भी था, जमीन से हवा में सिंगल फायरिंग 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने में सफलता हासिल की। साथ ही फायरिंग यूनिट का उपयोग करके कमांड मार्गदर्शन द्वारा इतनी दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। आकाश भारत की पहली स्वदेशी मध्यम श्रेणी की मिसाइल है जो कई दिशाओं, कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। INS तरमुगली, बहुत इंपॉर्टेंट है। IS तरमुगली को नौसेना में शामिल कर दिया गया है। INS तरमुगली मुगली को विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में 14 दिसंबर 2023 को आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल कर दिया गया है। तो कब INS तरमुगली विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल हो गई है। तरमुगली विशाखापट्टनम में, याद रखिए, कई बार मैं बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट AFC है। यह टिंकर क्लास त्रिकांत श्रेणी युद्धपोत है जिसे 2006 में भारत द्वारा मालदीवियन नेवल डिफेंस फोर्सेज को उपहार में दे दिया गया था। तो ये देखिए मालदीव को कितना, हम सब 2006 में ही सब कुछ दे दिए, मतलब कुछ ये दे दिए गए थे, लेकिन ये मालदीव है, एहसान और फरामोश है। ये चाइना और मतलब चाइना और तुर्की, ये दोनों लोग मिलकर इसको पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं। तुर्की उतना नहीं है, चाइना। ठीक है, जहां इसने MCGS, याद रखिएगा, MCGS हुरावी, याद रखिएगा, MCGS हुरावी के रूप में सेवा देने के बाद मई 2023 में वापस भारत लौटा। ठीक है, देखिए INS तुर्मुगली उन्नत AMTO इंजन, 30 मिमी बंदूक और एक उन्नत रडार प्रणाली से सुसज्जित है। ये सब आप याद रख लीजिए। 320 टन वजनी INS तिरमुगली बना दीजिएगा, ये विशाखापट्टनम बना दीजिएगा। ठीक है, लंबाई 48 मीटर है। MCGS हुरावी के रूप में सेवा देने से पूर्व यह INS तिलंचांग के नाम से 2006 तक भारतीय नौसेना में सक्रिय रहा था। अब यहाँ देखते हैं स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में था, के शिखर का अनावरण। बहुत पूरा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 28 नवंबर 2023 को प्रोजेक्ट 15-20 श्रेणी, कौन सी श्रेणी? प्रोजेक्ट 15-20 श्रेणी के तहत निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल के शिखर का नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया। तो याद रखिए किस के द्वारा? इम्फाल के शिखर का नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया। ठीक है, इसके शिखर का, ठीक है, तो इम्फाल तो बना था लेकिन इसका जो शिखर, जैसे जब जहाज़ चलती है तो उसके एक शिखर होता है, तो उसका अनावरण किसका? रक्षा मंत्री द्वारा। इस जहाज़ के शिखर को कांगला पैलेस और कांगला सा से सुसज्जित किया गया है। कांगला पैलेस क्या है, कांगला सा क्या है, ये बताइए, पेपर में यही पूछ सकता है। तो ये इसका शिखर है। ठीक है, और सुसज्जित कि यह भारत की स्वतंत्रता, संपूर्णता और सुरक्षा के लिए मणिपुर लोगों के बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। आप पूछेंगे ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया शिखर और इसके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो ये कंगला पैलेस, ये कंगला सा, ये है इसका वो है मतलब शिखर। तो ये मणिपुर से क्या रिलेटेड है? ठीक है दिल्ली में, मणिपुर से क्या रिलेटेड है? तो आइए देखते हैं आगे मणिपुर से इसका क्या है। जहाज़ के शीर्ष पर बने डिजाइन में बाईं ओर कंगला पैलेस है और दाईं ओर, तो ये मतलब मान लीजिए जहाज़ है, ये इसका शिखर है, तो इसका बाईं ओर जो है ये कंगला पैलेस है और दाईं ओर कौन सा है? इधर से देखिएगा, दाईं ओर कौन सा है? आपका कंगला सा है। तो कंगला सा, तो कंगला पैलेस, कंगला सा क्या है? कंगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो कंगला सा क्या है?
कंगला पैलेस मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। यह महल प्राचीन, याद रखिएगा पैलेस की बात कर रहा है, यह महल प्राचीन काल में मणिपुर के मैतेई राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। तो जहाँ वहाँ के राजा थे, वहाँ के राजा इसी कांगना पैलेस में ही रहते थे। मणिपुर के मैतेई राजाओं का निवास। ऐसे ही नहीं राजनाथ सिंह ने कहा लाइए हम कांगना पैलेस को बना देते हैं। ये कहीं मतलब इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्थल है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया, ताकि वहाँ के लोगों के बलिदान को सराहा जा सके। मणिपुर के लोगों के ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित कंगला सा, याद रखिएगा कंगला सा एक कंगना पैलेस है, जो आपका किस तरफ था, कंगना पैलेस इस तरफ था। दाई, ये याद मत रखिए किस तरफ था, मतलब याद रखिए बाईं तरफ था, ये कंगला सा दाईं तरफ। दाईं तरफ की क्या बात है, यह मणिपुर के इतिहास की एक पौराणिक प्रणाली है। तो एक क्या था, एक महल था, पैलेस था, और एक प्रणाली मतलब जीव है, कोई जीव, ठीक है, जो अपने लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, अपने लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इसका जो सर है ये ड्रैगन है, और उसका जो शरीर है वो शेर जैसा है। तो मणिपुर के लोगों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। कंगला सा एक जीव है, मतलब पौराणिक जीव है। मणिपुर राज्य का प्रतीक भी है। तो मणिपुर का अगर पूछ ले, मणिपुर के राज्य का, क्योंकि पूछ सकता है, तो मणिपुर के राज्य का प्रतीक क्या है, तो कंगला सा है। कंगला पैलेस क्या है, ये महल है। ये दोनों क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये जो आपका इम्फाल है उसके शिखर को इन दोनों का नाम दिया गया है, ठीक है, इन दोनों का नाम दिया गया है, ठीक है। अब याद रखेंगे, इतना भूलेंगे नहीं। इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। तो ये याद रखिएगा, भारतीय नौसेना डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ, मुंबई के द्वारा किया गया है। अब देखिए, दुनिया की तकनीक उन्नत युद्धपोतों में से एक है। यह जहाज MDL द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यह भारतीय नाविकों के लिए अलग आवास वाला नौसेना का पहला युद्धपोत है। तो यह महिला नाविकों के लिए अलग आवास, मतलब जो बड़ी जहाज होती हैं उसमें आवास बने होते हैं कई, तो इसमें महिला जो नाविक होगा उनको अलग आवास दिया जाएगा, ठीक है। तो नौसेना द्वारा पहला युद्धपोत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। INS इम्फाल 4 प्रोजेक्ट बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में तीसरा, और INS विशाखापट्टनम और INS मार्गबुनु को पहले ही चालू किया गया था। तो इसमें याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लगाना चाहिए था हमको। ये क्या है, INS जो इम्फाल है 4 प्रोडक्ट बी स्टील गाइडेड मिसाइल में तीसरा, तो 4 बनने वाले हैं, याद रखिएगा। कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं। तो ये इम्फाल कौन सा है, इम्फाल आपका तीसरा है। इसके बाद 2 और कौन से हैं, INS विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम ये स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है, याद रखें, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, नहीं कई प्रकार के होते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इम्फाल तीसरा है, विशाखापट्टनम दूसरा, तो INS मारमुगाओ, ठीक है, ये कौन सा है, ये पहला था, ठीक है, पहले ही इन दोनों को चालू किया गया, विशाखापट्टनम और मारमुगाओ को, इम्फाल को तीसरे पे चालू किया, और एक और बचा है। अब कौन है देखते हैं वो, और कौन है चालू। चौथा INS सूरत है, ठीक है, INS सूरत अभी वो भी आ गया है, ठीक है, आगे आएगा। चौथा कौन सा है, तो चौथा है INS सूरत, ठीक है, तो INS सूरत आपका चौथा है। यहाँ देखिए, मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया। यह पहला युद्धपोत है जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पर, इम्फाल ना, इसी के नाम पर रखा गया है, मणिपुर इम्फाल, ठीक है, उसी के नाम पर रखा गया है।
ठीक है। तो ये पहला है, नहीं तो अभी तक यहाँ पर इसी मतलब इस साइड के जितने थे विशाखापट्टनम इस साइड के नाम, लेकिन एक बार मणिपुर को। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है, ठीक, बहुत ही अच्छा कार्य है यह युद्धपोत, जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। सर्वेक्षण पोस्ट संध्यापक नौसेना में शामिल। तो सर्वेक्षण पोस्ट संध्यापक नौसेना 4 दिसंबर 2023 को संध्यापक नामक बृहद सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इस पोत का निर्माण गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। बस इतना याद रखिएगा और इससे ज़्यादा नहीं, मतलब आपको याद रखना होगा तो मैं ये आप वीडियो पॉज करके याद रख लीजिएगा। मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के जो अभी चौथा है, सूरत मिसाइल विध्वंसक सूरत के क्रेस्ट का अनावरण। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र, ये नहीं, वो दूसरा है, ठीक है। विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण 6 नवंबर 2023 को सूरत में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रेस्ट का, वही जो अभी आपका क्या है, अभी इम्फाल का बना ये, तो इसके क्रेस्ट जो इसका शिखर है, शिखर, ठीक है, सबका शिखर, शिखर का अनावरण किया गया। किसी जहाज के क्रेस्ट एक तरह की एक प्रतीक चिन्ह है। तो जो शिखर होता है, सभी जो जहाज़ें होती हैं, अभी देखिए जैसे INS इम्फाल का तो राजनाथ सिंह ने किया, इसका सूरत का किसने किया, ये वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। तो जो ये शिखर होता है जहाज का, यही प्रतीक होता है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा INS है ये। तो इसीलिए प्रतीक वो बनाया जाता है कि उसी तरह से कि हाँ अच्छा ये INS इम्फाल आ रहा है, ये INS सूरत आ रहा है, ये INS विशाखापट्टनम आ रहा है, तो ऐसे पता चलेगा। तो मतलब वैसे भी पता चलता है, मेरा खाली बताने का वो मेथड है कि एक यूनिक बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब हर चीज़, मतलब जैसे सब सेम रहेगा तो यूनिक क्या होगा, तो सब कुछ यूनिक बनाने के लिए कुछ चेंज किया जाता है, प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। यह पहली बार किसी युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह अनावरण उसी शहर में किया गया है, ठीक है, उसी शहर में किया, इसका नामकरण किया गया, जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। निर्माणाधीन युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट पर सूरत के हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ 1936 में निर्मित एक एशियाई शेर, महिला और शक्ति का प्रतीक है, लहरों को दर्शाया गया है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस पोत का जलावतरण मुंबई में 17 मार्च 2022 को किया गया था। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव इम्पॉर्टेंट है। देश के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित सैन्य प्रणालियों, शासन कौशल व युद्धकला व चाणक्य व तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुर द्वारा लिखित तमिल ग्रंथ तिरुवल्लुवक्लुर के ज्ञान, नाम भी इन सबका वैसे होता है कि आप पढ़ लीजिएगा, जैसे आप पढ़िए, के नाम के ज्ञान सहित विभिन्न ऐतिहासिक रचनाओं में युद्ध कला संबंधी ज्ञान और विद्रोहन करने तथा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए उनके लाभ उठाने हेतु प्रोजेक्ट उद्भव का शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर किया, ठीक है। तो क्या प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, तो कब, 21 अक्टूबर 2000, ये भी पूछ सकता है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कब हुआ, 21 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन के अवसर पर, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। विभव एंटी टैंक माइंस भारतीय सेना में शामिल हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक, जिसे विभव नाम दिया गया, भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। DRDO द्वारा डिजाइन विकसित इन माइंस को शत्रु के बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना है। अत्याधुनिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे जो टैंक नहीं आते हैं वो टैंक होते हैं, ये आपका माइंस है, यहाँ से लगा देंगे ये टैंक उड़ जाएगा, ठीक है।
स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण, अब ये भी याद रखिएगा, विभव का किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, नहीं तो आप इसरो लगा दें या कुछ और लगा दें, ठीक है, तो डीआरडीओ। स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल, याद रखिएगा नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल समुद्र में दुश्मन पोतों पर हमला करने की नौसेना की ताकत में वृद्धि करेगी। यह परीक्षण समुद्र में अघोषित जगह पर सीकिंग, अभी सीकिंग बताते हैं होता क्या है, सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया, जिसमें दागी गई मिसाइल ने लक्ष्य का सफलतापूर्वक भेदा। समुद्र में युद्ध की दृष्टि से यह मिसाइल तकनीक बेहद अहम है। यह मिसाइल सीक एंड गाइड तकनीक का उपयोग करती है। अब सीक एंड गाइड तकनीक क्या है, आप देखिए यहाँ पर, सी स्कीमिंग उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेज़ी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण मिसाइल रडार के पकड़ में नहीं आती है। अब जैसे क्या होता है, आपका ये मान लीजिए जहाज़ है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रडार लगा है और रडार यहाँ सब देख रहा है, ये सब यहाँ पर देख रहा है कौन कौन सी है, लेकिन ये जो सीकिंग सिस्टम होता है, ये मान लीजिए ये आपका समुद्र है, ये आपका नीचे आपका समुद्र है, तो ये सीकिंग मिसाइल क्या होता है, ये इसी के समुद्र के थोड़ा सा सतह पर आएगी और ये इसको मारेगी, पूरा विध्वंस कर देगी। तो ये ऊपर ही देखता रह गया, ये इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्या इसको डिटेक्ट करना, याद रखिएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सीकिंग, तो यही तकनीक विकसित किया गया है। अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है, याद रखिएगा दिसंबर 2023 में उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। किसका, अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस परमाणु सक्षम मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। 15 मीटर से 12 टन वजनी यह मिसाइल 1000 किलोग्राम तक परमाणु ले जाने में सक्षम है। इसका पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का सफल परीक्षण। तो बैलिस्टिक मिसाइल SRBM का प्रलय का सफल परीक्षण किया गया। 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप, याद रखिएगा उड़ीसा के तट पर कौन सा वो है, वो अब्दुल कलाम द्वीप की सतह पर, ठीक है, उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप पर कि सतह से सतह, प्रलय क्या है, सतह से सतह, सतह से सतह, प्रलय क्या है, सतह से सतह, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का सफल परीक्षण किया गया। क्वेश्चन यही पूछ सकता है, प्रलय कहाँ से, हवा में हवा, सतह से सतह, सतह से पानी, ये सब पूछ सकता है। तो सतह से सतह है प्रलय, तो प्रलय सतह पे ही आता ना, ऐसे तो प्रलय तो समुद्र में भी आता है, लेकिन याद रखिएगा सतह से सतह, ठीक, कैसे भी याद रखिएगा सतह से सतह। प्रलय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। मतलब ये सतह से सतह गई, इसके बाद ये अपना मार्ग भी बदल लेती है, ठीक है, ऐसे ऐसे बदल ले सकती है। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी वहन क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का भारतीय वायुसेना ने 18 अक्टूबर 2023 का लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में किया गया। यहाँ पर ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल का परीक्षण SU-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। किससे, SU-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली से उन्नत संस्करण। यह मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रह्मोस एयर लॉन्चर वर्जन मिसाइल सुपरसोनिक
ब्रह्मोस को 2005 में नौसेना में शामिल किया गया था सुपरसोनिक स्पीड से। या ब्रह्मोस को वर्ष 2005 में नौसेना में शामिल किया था सुपरसोनिक स्पीड से। या मिसाइल अपने लक्ष्य तक 200 से 300 किलोमीटर ग्राम तक विस्फोट ले जाने में सक्षम है। तो 290 याद रखिएगा, 200-300 किलोमीटर तक विस्फोट ले जाए। किस फाइटर जेट से परीक्षण किया? CU-3 MKI। ठीक है, तब नवीनतम पुस्तक अगले वीडियो में आएगा। ठीक, आज यहाँ पर पूरा आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष वाला और डिफेंस वाला तीनों आपका ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यही वीडियो आप ज़्यादा कितना मिनट का है? 1 घंटे 20 मिनट का लगभग वीडियो है। यहाँ पर आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका यहाँ से कहीं नहीं। आप दो के स्पीड में बढ़ा घटा के कुछ भी करके देख लीजिए। आइए हम रैंक 4 के मतलब जो आपका टेस्ट 4 हुआ था उसके रैंक जो अच्छे क्वेश्चन की मतलब जो लोग कमेंट किए थे उनका दिखा देते हैं कौन कौन से रैंक पर है। तो यहाँ पर रैंक फर्स्ट पर हैं वीरेंद्र यादव, पहले भी ये रैंक फर्स्ट पर थे, 113 क्वेश्चन इनका सही हुआ है रैंक फर्स्ट पर। दूसरे रैंक पर है आपके सिद्धि अतुल, ये 90 क्वेश्चन इनका सही हुआ है। और ये तीसरे नेहा इनका थर्ड रैंक है, इनका 86 क्वेश्चन सही हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आपके लाइक सब्सक्राइब मोटिवेशन हमको मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।